सभी को नमस्ते और हैप्पी न्यू ईयर। श्री विद्या चैनल में आपका वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम एनसीएफ के चैप्टर 1 को कम्प्लीटली कवर करेंगे थ्रू क्वेश्चंस। ठीक है, हम क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस और कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस सीधे हमारे एनसीएफ के चैप्टर 1 में से। एनसीएफ में जैसे कि आप जानते हैं 10 चैप्टर्स में एनसीएफ 2022 हमारा डिवाइडेड है। उसके चैप्टर 1 के करीब 100 क्वेश्चंस हम देखेंगे, जिससे हमारा वो पूरा चैप्टर थोरोली कंप्लीट हो जाएगा। साथ के साथ हम कुछ चीज़ों का डिस्कशन करते रहेंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ बीच में आती हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ क्या कवर होगा। चैप्टर 1 ये इंट्रोडक्शन भी, अबाउट द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी, और ये चैप्टर 1 प्रीएम्बल एंड इंट्रोडक्शन, उसका सेक्शन 1.1 से लेके सेक्शन 1.5 यानी कि पेज नंबर 45 तक, जो एनसीएफ का पेज नंबर 45 है। और 45 के बियॉन्ड मतलब 49 से अगला चैप्टर शुरू होता है ना, तो 48 पेज तक हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे और जितने भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, यानी कि जिसमें आप थोड़ा कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, वैसे क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 पीडीएफ मिलेंगी। एक पीडीएफ मिलेगी आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ, और एक पीडीएफ मिलेगी इन क्वेश्चंस की मार्क्ड पीडीएफ, जिसमें आंसर्स मार्क्ड होंगे। जो अभी हम करने वाले हैं ना, एज इट इज़ ये वाली पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, जिसमें मार्क्ड होंगे आंसर्स, और एक नॉर्मल क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें मार्क नहीं होंगे। आप दोनों में से कोई भी यूज़ करके रिवीजन अपना कर सकते हैं। तो शुरू कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2022 फाउंडेशनल स्टेज, द फाउंडेशनल स्टेज कवर्स विच एज ग्रुप। जो एनसीएफ 2022 का हमारा फाउंडेशनल स्टेज वाला एनसीएफ है, एनसीएफ 2022 दो है। ठीक है, एक है फाउंडेशनल स्टेज का और एक है स्कूल एजुकेशन का। हम प्राइमरी टीचर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसलिए हम फाउंडेशनल स्टेज वाले पीडीएफ पर मतलब एनसीएफ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसमें बोला है कि फाउंडेशनल स्टेज कौन सी एज ग्रुप में बोला गया है एनसीएफ 2022 में। तो ऑप्शन है 3 to 6, 2 to 6, 3 to 8 या फिर 0 to 8। ध्यान देने की बात यह है, कुछ जगह 3 to 6 भी आपको दिखेगा, मगर वो नहीं है। इसमें हमारा आंसर 3 to 8 है, क्योंकि 6 से 7 और 7 to 8 फर्स्ट और सेकंड क्लास की बात की गई है हमारे एनसीएफ में। 3 ईयर्स से ऊपर का जो बच्चा है, 3+ का, वो प्री स्कूल से प्री स्कूल 1, प्री स्कूल 2, प्री स्कूल 3 या फिर प्री स्कूल बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, ऐसे करके 3 ईयर्स इसमें, और 2 ईयर्स क्लास फर्स्ट और प्लस सेकंड क्लास, और ये प्री स्कूल हमारा। ठीक है, इसमें जाने वाला है। और ये हमारी 5 ईयर्स जाएंगे, जो कि 5+3+3+4 हमारा जो स्ट्रक्चर है, उसका ये वाला हिस्सा 5 ईयर्स का बनेगा ये। ठीक है, ये वाला। और इसमें अगर ये 5 ईयर्स का बनना है तो एज हमारी 3 to 8 होने वाली है। कुछ जगह पे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को 0 to 6 मान लिया जाता है, 0 to 8। मगर हम जो एनसीएफ बात करता है वो 3 से कम एज के बच्चों की बात नहीं करता। वो मैटर है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का। जो एनसीएफ है फाउंडेशनल स्टेज का, जब वो बात करता है तब से, जब से बच्चा स्कूल आ जाएगा। स्कूल आएगा बच्चा 3+ईयर्स का, और 3 से 8 ईयर्स के बारे में हमारी फाउंडेशनल स्टेज है, यानी कि ये वाली स्टेज हमारी फाउंडेशनल स्टेज है। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, 3 to 8 ईयर्स। क्वेश्चन 2, द डॉक्यूमेंट डिफाइंस करिकुलम एज। डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग करिकुलम क्या है? क्या वो सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्टेट है? नहीं। द एंटायरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट्स इन एनी इंस्टीट्यूशनल सेटिंग है, या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, या फिर असेसमेंट फ्रेमवर्क है? तो इसका आंसर सीधा सीधा
ये है, एनसीएफ हमारा कहता है कि जो भी एक इंस्टीट्यूशनल सेटिंग यानी कि स्कूल या फिर प्री स्कूल, उस इंस्टीट्यूशनल सेटिंग के अंदर जो भी एंटायरिटी है, पूरे के पूरे जो भी एक्सपीरियंस है, ऑर्गेनाइज्ड एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस जो कि ऑर्गेनाइज करे गए हैं स्पेशली बच्चों के लिए ताकि वो सीखें, है ना। वो एक्सपीरियंस क्लासरूम के अंदर टेक्स्ट बुक के थ्रू कोई स्टोरी हो सकती है, या फिर प्लेग्राउंड के अंदर कोई स्पोर्ट इवेंट हो सकता है, फिर एनुअल डे हो सकता है, फिर स्कूल असेंबली हो सकती है, या है ना। तो कुछ भी जो ऑर्गेनाइज हुआ है इस इंस्टीट्यूशनल सेटिंग में यानी कि स्कूल में, उसकी एंटायरिटी ही हमारा करिकुलम है। वो उस सब हर चीज़ को करिकुलम ही डिज़ाइन करेगा, करिकुलम ही गाइड करेगा, ठीक है। अब इस चीज़ से आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि कुछ स्कूल्स में लड़ाइयाँ हो रही हैं, पॉलिटिक्स हो रहा है, या फिर बच्चे मतलब अनएथिकल चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो वो करिकुलम का पार्ट नहीं है, क्योंकि करिकुलम ने वो चीज़ें होने के लिए नहीं बोला था। वो स्कूल का फेलियर है कि वो करिकुलम को अप्लाई नहीं कर पा रहा, है ना। करिकुलम में नहीं बोला, करिकुलम अप्लाई होगा तो पॉजिटिव चीज़ें ही ऑर्गेनाइज्ड एक्सपीरियंस के अंदर आएंगी, है ना। अगर आपको नेगेटिव चीज़ें दिख रही हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्कूल का फेलियर है करिकुलम अप्लाई होने के लिए। मगर अभी के लिए हम जानते हैं, एंटायरिटी ऑफ ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट्स इन एनी इंस्टीट्यूशनल सेटिंग ही हमारी करिकुलम को डिफाइन करता है। क्वेश्चन 3 है, द एनसीएफ स्टेट्स दैट अ करिकुलम फ्रेमवर्क इज डिजाइंड टू। अब एक चीज़ है करिकुलम, एक चीज़ है करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। इसको इस क्वेश्चन से समझा जाएगा हमें। एनसीएफ ने करिकुलम फ्रेमवर्क इज डिजाइन टू, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, किस लिए डिज़ाइन है? एनफोर्स अ सिंगल यूनिफॉर्म सिलेबस अक्रॉस ऑल इंडियन स्टेट्स, नहीं। सपोर्ट डाइवर्स करिकुला वाइल एनेबलिंग कॉन्सोनेंसेस एंड हार्मनी अक्रॉस द कंट्री, या फिर रिड्यूस द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स इन एजुकेशन, ये नेगेटिव पॉइंट है, ये भी नहीं हो सकता। फोकस सोनली ऑन टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नेगेटिविटी आ रही है इस पॉइंट से। एनफोर्स अ सिंगल यूनिफॉर्म सिलेबस अक्रॉस ऑल इंडियन स्टेट्स, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो हमारी जो डाइवर्सिटी है उसको ख़त्म कर देगा इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो हमारा आंसर है ये। करिकुलम फ्रेमवर्क क्या होता है? एक इजी सेटअप होता है करिकुलम को थ्रू आउट इंडियन स्टेट्स और कंट्री में अप्लाई करने का, एक फॉर्मूले की तरह दे देना। सपोर्ट डाइवर्स करिकुला, करिकुलम का प्लूरल है करिकुला। हर स्टेट का अलग अलग करिकुलम हो जो कि विद अकॉर्डेंस हो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के, ठीक है। समझ आया? हर स्टेट अपना करिकुलम बना सकती है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो होंगे वो एनसीएफ देगा, ठीक है। वाइल अनेबलिंग कॉन्सोनेंसीज, कॉन्सोनेंसी यानी सामंजस्य, हारमनी बनी रहे अक्रॉस द कंट्री, ऐसा करिकुलम फ्रेमवर्क देना जिससे कि स्टेट्स अपना करिकुलम बना पाए और पूरी कंट्री में थोड़ी हारमनी रहे, सामंजस्य रहे, और जो कंट्री की एजुकेशन है वो एक सिंगल डायरेक्शन में की तरफ बढ़े और डाइवर्सिटी भी बनी रहे साथ के साथ। क्वेश्चन 4, हु इज डिस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट, यानी कि एनसीएफ टेक्स्ट, यानी कि एनसीएफ की बात कर रहे हैं हम, एज द टॉर्च बियरर फॉर द चेंजेस वी सीक। जिन बदलावों की हम बात कर रहे हैं उनका टॉर्च बियरर कौन है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ? टॉर्च बियरर कौन होता है? जैसे ओलंपिक की शुरुआत होती है, किसी बड़े इवेंट की शुरुआत होती है, तो उसमें एक टॉर्च बियरर होता है। जब ओपनिंग इवेंट होता है, वो इंसान टॉर्च बियर करके एक लैंप को मतलब आखिर में जाके लाइट करता है, उससे इनॉग्रल सेशन शुरू हो जाता है ना। तो उसका मतलब होता है कि एक शुरुआत, मतलब कौन वो है, उसका नायक कौन है, शुरुआत कौन कर रहा है, लीड कौन कर रहा है, कौन सी अब हमारे कंटेक्स्ट में किस चीज़ को लीड कर रहा है? वो चेंजेस वी सीक, जो बदलाव हम चाहते हैं उनको कौन लीड कर रहा है, कौन है सबसे आगे। एंड एट द हार्ट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन, और एजुकेशन की जो प्रैक्टिस है, कला है ना, उसका उसके हार्ट में कौन है, एकदम सतह पर कौन है? तो वो है हमारा क्या, स्कूल प्रिंसिपल या पॉलिसी मेकर या फिर टीचर या फिर पेरेंट? तो इसका बड़ा सिंपल आंसर है टीचर, ठीक है, जो आप बनने वाले हो इस बार के करिकुलम में, ठीक है। सीधा सीधा बोला गया है कि टीचर है
टॉर्च बीरर, पहले आपने पुराने करिकुलम्स में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी। इस बार भी चाइल्ड सेंटर्ड है, मगर टीचर को अलग से टॉर्च बीरर की उपाधि एक तरीके से दे दी गई है, उसको एक रिस्पेक्ट दी गई है इस बार के करिकुलम में। ठीक है, उसको बोला गया है कि विदाउट टीचर द चेंजेस वी सी कांट बी अप्लाइड। ठीक है, क्वेश्चन 5 है हमारा, द फाउंडेशनल स्टेज इज द फर्स्ट स्टेज इन विच करिकुलर स्ट्रक्चर। हमारा जो करिकुलर स्ट्रक्चर है उसमें फाउंडेशनल स्टेज कौन से स्ट्रक्चर की हो सकती है? 10+2 पुराना हो चुका, 5+3+3+4 यही आंसर है। 5+3+4 कुछ नहीं है, 8+4+4 कुछ नहीं है। तो इसमें से फाउंडेशनल स्टेज हमारी ये वाली है। ये है हमारी प्रिपरेटरी, ये मिडल और ये सेकेंडरी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 6, द ओवररीचिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एनसीएफ इज टू हेल्प इन पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्मिंग द स्कूल एजुकेशन सिस्टम एज एनविजन्ड इन। एनविजन करा गया है, एक सपना देखा गया है किसके अंदर, जिसको कि ये एनसीएफ साकार करेगा। देखिए, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को साकार करता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एक हम पॉलिसी बना देते हैं, जैसे कि कोई आपने रूल बुक बना दी कि हमारे स्कूल में ये रूल्स अप्लाई होंगे। ठीक है, वो हो गया आपका रूल बुक, और वो रूल अप्लाई कैसे होंगे वो अलग चीज़ है। तो ऐसे ही एनईपी 2020 को अप्लाई करवाएगा एनसीएफ 2022। ठीक है, ये एक गाढ़ा डॉक्यूमेंट है, गाढ़ा इन द सेंस इसमें छोटे मतलब छोटी चैप्टर्स में ज़्यादा बातें लिखी गई हैं, और ये एनसीएफ उन्हीं बातों को साकार करता है। इसमें एक तरीके से मोटा मोटा ढांचा तैयार कर दिया, और ये एनसीएफ उनको कैसे अप्लाई करें इन सब चीज़ों पे बातें करता है ना। इसमें अगर बोल दिया कि भैया टीचर सेंट्रल रोल फॉर्म करेगा, तो एनसीएफ ने और ज़्यादा उसमें विस्तार पर चर्चा करी कि किस तरीके से वो टॉर्च बीरर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों चीज़ें काम करती हैं। हर एनईपी के साथ, हर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ज़्यादातर आता है। ठीक है, according to the text, practices in education refer not just to curricular content and pedagogy but also to, अब अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं इन एजुकेशन, प्रैक्टिसेस इन एजुकेशन क्या होती हैं? क्या वो स्कूल एनवायरनमेंट एंड कल्चर की बात हो रही है, या फिर टीचर रिक्रूटमेंट रूल्स ही प्रैक्टिस होते हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग? तो जो प्रैक्टिसेस की बात होती है वो है स्कूल एनवायरनमेंट और कल्चर। कल्चर और एनवायरनमेंट जो स्कूल का है वो ही हमारी प्रैक्टिसेस हैं इन एजुकेशन। रेफर नॉट जस्ट टू करिकुलर कंटेंट एंड पेडागोजी, सिर्फ करिकुलर का कंटेंट और पेडागोजी नहीं, प्रैक्टिसेस ये भी होती हैं स्कूल का क्या कल्चर है, क्या एनवायरनमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन 8 हमारा, for children in the age group of 0 to 3 years, guidelines for high quality early childhood care and education, जिसको ECCE एट होम आर टू बी डेवलप्ड बाय, इनको कौन डेवलप करेगा? देखिए, इसमें अब एनसीएफ का रोल नहीं है कि बचपन से लेके 3 साल तक वो क्या करता है बच्चा, कैसे उसकी डेवलपमेंट होती है, इसको कौन टेक ओवर करेगा? इसको करेगी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। वो देखेंगी कि बच्चे को एक अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन मिलती है, बल्कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का दायरा 6 या 8 साल तक भी है। लेकिन ये जो पार्ट है ये सोली घर पर है ना वो बच्चा, तो इसमें तो स्कूल कुछ नहीं कर सकता, इसमें एनसीएफ क्या करेगा? इसलिए इसको अलग इंस्टीट्यूशंस को देखना पड़ता है, जैसे कि कोई आंगनवाड़ी है, या फिर कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना कंट्री का, स्टेट का, है ना, वो देखता है। और इसको कौन इससे ऊपर है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। वुमेन क्यों? क्योंकि वुमेन भी तो इन्वॉल्व है उस बच्चे के साथ, उसकी जो माँ है वो भी, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है इन ईयर्स में। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री है
वो देखेगी 0 से 3 साल तक के 3 इयर्स तक के बच्चे का डेवलपमेंट। The NCF question 9. The NCF aims to be understandable and relatable primarily to which stakeholder? किस स्टेक के लिए एनसीएफ अंडरस्टैंडेबल बनना चाहता है, रिलेटेबल होना चाहता है? क्या इंटरनेशनल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस को हमें समझाना है, या फिर प्रैक्टिशनर्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग टीचर्स को हमें ये रेफ़र करना है, या फिर एकेडमिक रिसर्चर्स, या फिर गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स जो ऑफिस में बाबू बैठे हैं उनको समझाना है? जी, हमें प्रैक्टिशनर्स ऑफ एजुकेशन के लिए ये बनाया है, इंक्लूडिंग टीचर्स। प्रैक्टिशनर्स ऑफ एजुकेशन में जो स्कूल्स में जितने लोग हैं या फिर ट्रेनिंग कराते हैं उनके लिए है, टीचर्स के लिए है, बच्चों के लिए है ये एनसीएफ, ठीक है। उनको उनको अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। क्वेश्चन 10 है हमारा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इज जनरली डिफाइंड इन द टेक्स्ट एज द केयर एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 8 भी होता है कुछ जगह कंसेप्शन आ गया ना, तो ये वाला तो नहीं होगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन हो सकता है हमारा, यही होगा बल्कि बर्थ टू 8 ईयर्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कंसेप्शन आ गया, वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में नहीं आएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चंस में ऑप्शन छांटने, देखिए अगर यहाँ पे बर्थ लिखा होता या फिर 0 लिखा होता तो कन्फ्यूजन बन सकती थी, क्योंकि कुछ जगह 8 ईयर्स तक एक्सटेंड कर दिया गया है, जैसे एनसीएफ में 8 ईयर्स तक लिया गया है ना। मगर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की जो पॉलिसी थी शुरू में 2013 में, उसमें 6 साल तक था। मगर यहाँ पे कंसेप्शन वर्ड डाल दिया, इसलिए ये ऑप्शन हो गया गलत, और ये ऑप्शन हमारा सीधा सीधा ठीक हो गया। बर्थ से लेके 8 साल तक अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन हमारा एक्सपेंड करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज एन एलिमेंट दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ करिकुलम? क्या सिलेबस और कंटेंट करिकुलम में नहीं आते, या फिर पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस नहीं आती, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट स्ट्रक्चर्स नहीं आते, या फिर लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं आता? देखिए लर्निंग एनवायरनमेंट तो आएगा ही, वो तो अभी आपने बात करी स्कूल कल्चर एंड एनवायरनमेंट की, कि वो प्रैक्टिसेस का पार्ट होता है। सिलेबस एंड कंटेंट तो आना ही आना है, पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस भी आनी है। क्या छोड़ा जा सकता है इसमें, इनमें से एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट स्ट्रक्चर्स है ना, एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ी जा सकती है, वो करिकुलम का पार्ट नहीं है, और इसमें नॉट पूछा है, तो ये आंसर हो गया हमारा सी। High quality preschool education for children above 3 years of age is a key priority of NEP 2020। अगर यहाँ पे NCF 2022 होता तो कन्फ्यूजन हो सकती थी, लेकिन जैसे समझो मैंने यहाँ पे इसको 22 बना दिया, तो अब तो भी आप NEP 2020 ही करेंगे। क्यों? क्योंकि पेरेंट डॉक्यूमेंट यही है ना, इसी के बेस पे ये बना है, ठीक है। तो कुछ भी आता है NEP 2020 होता है यहाँ पे आंसर हमारा। The text explicitly states that the NCF will not deal in detail with aspects of early childhood care and education for, अब देखिए वही बात आ गई कि एनसीएफ क्लियरली स्टेट करता है कि वो ईसीसी के बारे में नहीं बात करेगा। कौन से बच्चों के लिए? एज प्रायर टू 3 इयर्स। 3 इयर्स के बाद एनसीएफ टेक ओवर कर लेगा, लेकिन 3 इयर्स तक नहीं बात कर सकता वो, क्योंकि बच्चे स्कूल आएंगे ही नहीं ना तब तक, तो करेगा क्या एनसीएफ बात करके, ठीक है। चिल्ड्रन इन आंगनवाड़ी, चिल्ड्रन एज 6 to 8, ये तो एनसीएफ के बच्चे हैं। चिल्ड्रन इन प्राइवेट प्री स्कूल्स, ये कुछ क्लियर कट डेफिनेशन नहीं हुई, तो एज इज प्रायर टू 3 साल, ये सबसे परफेक्ट डेफिनेशन उन बच्चों के लिए जो 3 साल से छोटे बच्चे हैं, उनको एनसीएफ केटर नहीं कर सकता है। वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का ही पार्ट, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 0 to 8 चल रही है, मगर इसका 0 to 3 जो है वो एनसीएफ नहीं दे सकता। 3+ से लेके 8 ईयर्स तक एनसीएफ केटर करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 14, द टेक्स्ट mentions that states have the constitutional mandate to provide, constitutional mandate यानी एक जिम्मेदारी है स्टेट्स की, संवैधानिक जिम्मेदारी, ठीक है।
क्या करने की, क्या प्रोवाइड करने की? हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, मिड डे मील, फ्री यूनिफॉर्म, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। सबसे पहले ये है, हाई क्वालिटी एजुकेशन देनी है, इसलिए हम मिड डे मील दे रहे हैं ताकि बच्चे एब्सेंट ना हो, इसलिए हम फ्री में यूनिफॉर्म बांट रहे हैं कि बच्चे यूनिफॉर्म के कारण छुट्टी ना मार जाए। और रही इंग्लिश मीडियम एजुकेशन की बात, तो हमारा तो एनसीएफ और पॉलिसीज़ बात करती हैं कि बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षा दी जाए, तो ऐसे तो भाषा की कोई बात नहीं है कि इंग्लिश मीडियम एजुकेशन ही देनी है ना? तो इसका परफेक्ट आंसर जो है वो है हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। ये देने का लक्ष्य है, हमारा सांविधानिक एम है, सांविधानिक मैंडेट है। क्वेश्चन 15, द the imagination of NEP 2020 is described as being energized by, किससे एनर्जाइज हुई है NEP 2020 की इमेजिनेशन? देखते हैं, क्या वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन से एनर्जाइज्ड है, या फिर ग्लोरियस यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया से, या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से, या फिर इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट से? परफेक्ट आंसर जो इसका होगा वो ये होगा, जो हमारी ग्लोरियस यूनिटी है, डाइवर्सिटी है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, विविधता में भी एकता बोलते हैं ना, कि इतना विविध है फिर भी एक है हमारा भारत, उसी से एनर्जाइज हो रहा है हमारे NEP 2020 की इमेजिनेशन। ऐसा क्यों, यही क्यों? क्योंकि भैया पूरी भारत के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल यानी कि नेशन की, भारत की एजुकेशन पॉलिसी है, तो वो परफेक्टली अलाइन होनी चाहिए डाइवर्सिटी के साथ। अगर वो दिल्ली में बैठ के बन रही है तो सिर्फ दिल्ली के आसपास के बच्चों के लिए नहीं बन रही, वो तमिलनाडु के बच्चों के लिए भी बन रही है, कश्मीर के बच्चों के लिए बन रही है, नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा के बच्चे हैं उनके लिए भी बन रही है, इसलिए वो ग्लोरियस यूनिटी एंड डाइवर्सिटी से ही तो एनर्जाइज होगी। ठीक है, तभी तो इमेजिनेशन अच्छी होगी NEP की। Question 16. The text states that the teacher or curriculum developers are not bound by the illustrations. Illustrations क्या होती हैं? एग्जाम्पल होते हैं, है ना, जिन पे चर्चा हो जाती है। जैसे मैथ्स में आप देखते हैं ना, मैथ्स की NCERT में क्वेश्चन से पहले इलस्ट्रेशंस होती थी, है ना, जहाँ तक मुझे याद है, इन द NCF, बट दीज इलस्ट्रेशंस आर प्रोवाइडेड टू। अब NCF में कहा गया है जो इलस्ट्रेशंस NCF के अंदर दी गई हैं वो कुछ बाउंड नहीं कर रही हैं टीचर्स को, ठीक है, या फिर करिकुलम डेवलपर्स को, लेकिन वो क्या कर रही हैं, मेक द NCF ग्रास्पेबल, रिलेटेबल एंड यूजेबल, या फिर बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, ये तो गलत चीज़ है, स्ट्रिक्टली नहीं। इंक्रीज द लेंथ ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये क्यों करेंगे हम बेवजह। टेस्ट द टीचर्स, ये सब नहीं हो रहा, टीचर्स को टेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो है इसलिए इलस्ट्रेशन क्यों दी, ताकि ये हो पाए, जो NCF हो ग्रास्पेबल बन जाए, आपके मन में रह जाए, वो रिलेटेबल हो, डे टू डे सिचुएशन से यूजेबल हो, इसलिए इलस्ट्रेशन, एग्जांपल्स, केस स्टडीज दी जाती हैं किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट में। ठीक है। क्वेश्चन 17. The NCF aims to be deeply rooted in the reality of our context, yet NCF जो है डीपली रूटेड होना चाहता है रियलिटी ऑफ आर कंटेक्स्ट में, वो सच्चाई से मुंह नहीं फेरना चाहता कि भैया एजुकेशन की क्या स्थिति है भारत में, उससे NCF कोई अनभिज्ञ नहीं है ना, वो जानता है कैसी स्थितियां हैं, कितने बच्चे पढ़ पाते हैं, कितने बच्चे इंग्लिश पढ़ पाते हैं, हिंदी पढ़ पाते हैं, न्यूमरेसी स्किल्स कहते हैं, सब NCF के पास डाटा होता है। लेकिन ये सब रियलिटी जानने के बाद भी हमारा NCF कैसा है, कंजर्वेटिव, एस्पिरेशनल, रिजिड, एक्सपेंसिव, एस्पिरेशनल है, फिर भी वो एक सपना लेकर आगे को चल रहा है, ये सब सच्चाइयाँ जानने के बाद भी। क्वेश्चन 18. चैप्टर 1 ऑफ द NCF इज टाइटल्ड, अभी हमने देखा था शुरू में जब मैं आपको समझा रहे थे कि इस वीडियो में क्या है, उसमें आपने देखा होगा हमारा चैप्टर 1 का नाम है प्रीएम्बल एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन 19. द फाउंडेशनल स्टेज रेफर्स टू चिल्ड्रन अक्रॉस only government schools, only private school, entire range of diverse institutions in India, only आंगनवाड़ीज। तो सारे जो एंटायर रेंज ऑफ डाइवर्स इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, कोई से भी वो 3 साल से 8 साल का बच्चा कहीं पर भी पढ़ रहा हो, कहीं पर भी हो, वो
उसको टारगेट है वो एनसीएफ का, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में हो, गवर्नमेंट स्कूल में हो या फिर आउट ऑफ स्कूल हो, तो भी वो एक तरीके से एनसीएफ की प्रायोरिटी रहेगा, है ना, तब भी वो फाउंडेशनल स्टेज का ही बच्चा रहेगा। क्वेश्चन 20, द एनसीएफ इज डेवलप्ड टू एनेबल द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द विजन ऑफ, सीधी सीधी बात है, अभी हमने चर्चा करी थी, एनईपी 2020 को इम्प्लीमेंट करने के लिए एनसीएफ 2022 बना है। अब पार्ट 2 आ जाते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे हमारे न्यूरो साइंस डेवलपमेंट और डोमेन्स के, क्वेश्चन 21 से 35 तक बात करते हैं हम। क्वेश्चन 21, रिसर्च फ्रॉम न्यूरो साइंस इन्फॉर्म्स अस दैट what percentage of an individual's brain development occurs by the age of 6? 6 साल तक के बच्चों का कितना ब्रेन डेवलप हो जाता है, क्या वो ओवर 50% या फिर ओवर 75? देखिए, ओवर 50% या फिर ओवर 75% या ओवर 90%, इसका आंसर है ओवर 85%, कहीं कहीं ओवर, देखिए टेक्स्ट एनसीएम में 85 है, कुछ जगह पे 90 भी दिखेगा, तो अगर 85 क्लियर कर दे रखा है तो 85 लगाना, अगर यहाँ पे 80 दिया होता तो 90 लगा देते हम, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट में 85 ये वाली डिजिट दी गई है, इसलिए हम ओवर 85% कर रहे हैं। क्वेश्चन 22, द टेक्स्ट स्टेट्स दैट चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 8 टेंड नॉट टू फॉलो, क्या नहीं फॉलो करते 8 साल से छोटे बच्चे, क्या वो सोशल नॉर्म्स को, सामाजिक जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो नहीं करते, या फिर फिजिकल ग्रोथ चार्ट्स को फॉलो नहीं करते, या फिर इमोशनल डेवलपमेंटल पैटर्न्स को फॉलो नहीं करते, या फिर लीनियर एज बेस्ड एजुकेशनल ट्रैजेक्टरीज फॉलो नहीं करते? तो इसका यही आंसर है, इसलिए मैंने लास्ट में इसको बोला, लीनियर एज बेस्ड एजुकेशनल ट्रैजेक्टरीज फॉलो नहीं करते, वो लीनियर वे में लर्न नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो किसी एक तरीके के लर्निंग पैटर्न को फॉलो नहीं करते, उनका लर्निंग पैटर्न बदलता रहता है 8 से कम, लेकिन जब वो 8 साल तक पहुंचते हैं तो कुछ बदलाव आते हैं, वो फिर एक ही तरीके के लर्नर बन जाते हैं, वो किसी एक चीज़ को फॉलो करने लग जाते हैं, ठीक है, ठीक है, तब उनकी ट्रेजेक्ट्री जो होती है, एक तरीके से ट्रेजेक्ट्री होती है मूवमेंट, ट्रेजेक्ट्री हम कैसे बताएं आपको, मूवमेंट किस तरीके की है, इस तरीके से आप जान लिए, लीनियर मतलब सीधी तरीके से, एज बेस्ड एजुकेशनल ट्रेजेक्टरीज, ठीक है, ये नहीं फॉलो करता 8 साल से छोटा बच्चा, ये इन्हीं शब्दों में एनसीएम में दिया गया है, ठीक है, क्लियर कट यही शब्द यूज करे गए हैं, लीनियर एज बेस्ड एजुकेशनल ट्रेजेक्टरीज, तो जहाँ पे आपको ये दिखे वो चीज़ 8 साल तक का बच्चा नहीं फॉलो करता, 8 साल से ऊपर का फॉलो करता है। क्वेश्चन 23, द एज ऑफ 8 इज व्यूज एज ट्रांजिशन पॉइंट, बदलाव का पॉइंट है ना, बिकॉज चिल्ड्रन बिगिन टू लूज देयर मिल्क टीथ, नहीं अडॉप्ट टू मोर स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, स्टॉप प्लेइंग, रीड फ्लुएंटली, ये है ट्रांजिशन पॉइंट जो भी हम बात कर रहे थे, 8 साल का बच्चा इसके बाद अडॉप्ट कर लेगा कोई लर्निंग का स्ट्रक्चर, ठीक है, वो फॉलो करने लग जाएगा लीनियर एज बेस्ड एजुकेशनल ट्रैजेक्टरी, कोई ट्रैजेक्टरी पकड़ लेगा वो, उसके बाद उसी तरीके से लर्न करेगा। क्वेश्चन 24 हमारा है, फॉर द एज group of 0 to 3 the text emphasizes stimulation through talking, playing, moving and stimulation with specific senses। अब ये कौन सी स्पेसिफिक सेंसेस हैं इनके अलावा, क्या वो स्मेल एंड टेस्ट है, साइट एंड टच है, हेयरिंग एंड स्मेल है, या फिर टेस्ट एंड टच है? तो इन सब में जो बेस्ट लर्निंग सेंस हमें दिख रही है वो है साइट एंड टच, देखना और छूना। टॉकिंग, प्लेइंग, मूविंग एंड स्टिमुलेटिंग विच स्पेसिफिक सेंसेस, तो ये वाली स्पेसिफिक सेंसेस के बारे में बात हुई है टेक्स्ट में, साइट एंड टच, ठीक है। क्वेश्चन 25, which of the following is not listed as a domain of development for ages 0 to 3? कौन सा डोमेन नहीं है इन 3 साल तक के बच्चों के लिए? फिजिकल एंड मोटर तो है, ठीक है, एमर्जेंट लिटरेसी न्यूमरेसी इसको देखते हैं, वोकेशनल प्रोफिशिएंसी, यही है आंसर हमारा, पहले ही दिख गया। वोकेशन प्रोफिशिएंसी कहाँ से, वोकेशन मतलब किसी प्रोफेशन में, वोकेशन मतलब कोई काम, है ना, वर्क, ये तो बहुत लेट आता है, ठीक है, ये सब चर्चा का विषय नहीं है 3 साल तक के बच्चों का,
सोशल इमोशनल भी डोमेन है। एमरजेंट लिटरेसी तो आने लग जाती है ना, बच्चा जब 1.5-2 साल का होता है तो बोलने लग जाता है, न्यूमरेसी भी सीखता है कुछ ना कुछ। फिजिकल एंड मोटर तो बिल्कुल बचपन से ही आ जाता है उसका। तो ये नहीं था, वोकेशनल प्रोफिशिएंसी के बारे में बात नहीं करते हम इतने छोटे बच्चों के लिए। क्वेश्चन 26, सुपरवाइज्ड प्ले बेस्ड एजुकेशन फॉर एजेस 3 to 8 is important to nurture innate abilities. Which ability is not listed in this context? Supervised play based education, सुपरवाइज्ड है प्ले बेस्ड एजुकेशन 3 से 8 साल तक के बच्चों की क्या इनेट एबिलिटीज नर्चर करती है, और कौन सी एबिलिटी नॉट नॉट लिस्टेड है, नहीं है यहाँ पे। क्या वो कंपैशन होता है, रोड मेमोराइजेशन, क्रिएटिविटी या क्रिटिकल थिंकिंग? यही दिख गया आपको, रोड मेमोराइजेशन क्यों आएगा प्ले बेस्ड एजुकेशन से, कंपैशन आएगा, क्रिएटिविटी आएगी, क्रिटिकल थिंकिंग है, ये सब पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। रोड मेमोराइजेशन तो हम नहीं उसको वो करते। क्वेश्चन 27, द पेस ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 8 years is described as the slower than adolescence, more rapid than at any other age of person's life, या फिर steady and constant, या फिर unpredictable। जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है ब्रेन की 8 साल तक को, उसको माना जाता है मोर रैपिड देन एट एनी एज। और किसी भी एज के आप सेगमेंट को लेंगे, एडोलिसेंस हो, एडल्टुड हो, या फिर ओल्ड एज हो, वो तो खैर अलग ही चीज़ हो जाती है। ओल्ड एज में तो डिग्रेड होने लग जाता है एक तरीके से ब्रेन। तो सबसे रैपिड इसी उसमें आती है, इन 8 years में, इन सब में सबसे ज़्यादा रैपिड होती है ब्रेन की डेवलपमेंट, और बाकी किसी भी लाइफ की स्टेज से। द टेक्स्ट मेंशन दैट लर्निंग डिलेज कैन बी ग्रेटली रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ। अगर क्या कुछ लर्निंग डिलेज हो गई है, किसी बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन ठीक से नहीं मिली, ठीक से उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, कुछ फिजिकली उसको नर्चर ठीक से नहीं करा गया, कुछ डेवलपमेंटल में उसको दिक्कत रह गई है ना, उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिला, तो कुछ लर्निंग डिलेज हो गई, उनको ग्रेटली रिड्यूस करा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ, क्या स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से? नहीं। इंटरवेंशन इन द अर्ली ईयर्स, रिपीटिंग अ ग्रेड, या फिर प्राइवेट ट्यूशन? क्या वो ट्यूशन लगा के ठीक हो जाएगा, उसको बार बार फेल करते रहें एक ही क्लास में तब वो होएगा? या फिर इंटरवेंशन करते हैं हम अर्ली ईयर्स में, है ना, हमें पता चल गया इस बच्चे को प्री स्कूल एजुकेशन नहीं मिली, तो हम कुछ इंटरवेंशन का कुछ करिकुलम ले आए जिससे थोड़ा उसको अलग से केयर मिल जाए, और कुछ वो जो लर्निंग डिलेज हैं वो ग्रेटली रिड्यूस हो जाए। ख़त्म तो नहीं हो सकते जो नुकसान हो गया, मगर ग्रेटली रिड्यूस हो सकते हैं वो, ठीक है, इंटरवेंशन के थ्रू। स्कूल preparedness is listed as a benefit of investing in early childhood care and education, strict parenting, learning English early, या फिर बाइंग एक्सपेंसिव टॉयज। किससे आएगी ये, कैसे प्रिपेयर होंगे स्कूल के लिए? यहीं तो स्कूल के लिए प्रिपेयर होंगे वो, क्योंकि 0 to 3 years का जो एज है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन उसको केटर कर रहा है, और उसी के बाद वो ट्रांजिशन कर रहा है अपनी स्कूलिंग में। तो अगर 0 to 3 years का जो 0 to 3 वाला ये पीरियड में अगर अच्छे से उसको इन्वेस्ट कर दिया जाए ECCE में, तो उसको स्कूल के लिए प्रिपेयर्डनेस हो जाएगी, वो स्कूल के लिए प्रिपेयर हो जाएगा अच्छी तरीके से बच्चा। क्वेश्चन 30, द टेक्स्ट स्टेट्स दैट domains of development, physical, cognitive, etc., are distinct and separate, overlapping and deeply interdependent, unrelated to each other, dependent on genetics only। तो इसका आंसर है ये, डोमेन्स जो भी हैं फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, है ना, सारी की सारी आपस में ओवरलैप करती हैं। ऐसा कोई टाइम नहीं होगा कि एक ही डोमेन काम कर रही होगी। अगर फिजिकल, अगर बच्चा खेल रहा है तो आप सोचोगे फिजिकल डोमेन काम कर रही है, नहीं, फिजिकल डोमेन काम कर रही है ज़्यादा, मगर उस टाइम कॉग्निशन भी तो है, और अगर बच्चों के साथ खेल रहा है तो सोशलाइजेशन भी हो रही है उसकी। तो सारी डोमेन्स काम कर रही हैं, कोई सी एक ज़्यादा काम कर सकती है ना, डीपली इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, ये सारी और ओवरलैप कर रही हैं।
Question 31 for ages 3 to 8. Early childhood care and education includes crucial skills like hygiene, motor skills, and handling. कौन से कॉन्सेप्ट? फाइनेंशियल, सेपरेशन एंजाइटी, कॉम्प्लेक्स मशीनरी या फिर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा? नहीं, ये सब सब गलत है। ये भी गलत है। ये है ठीक। ये कहाँ से आ गए? फाइनेंशियल, मशीनरी, अलजेब्रा नहीं। सेपरेशन एंजाइटी एक स्किल को हैंडल, एक स्किल है अलग से। ठीक है, इन सब के साथ ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है हमारा आंसर के लिए। The text states that providing universal quality ECG is the very best dash that any country can make. वेरी बेस्ट डैश अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में प्रोवाइड करना यूनिवर्सल क्वालिटी को, तो क्या है वेरी बेस्ट? ये डिसीजन है या पॉलिसी है या इन्वेस्टमेंट है या लो है? वेरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में जितना भी फंडिंग हम करेंगे, टाइम की और मनी की, कैपिटल की, लेबर की, जिस भी तरीके की, तो वेरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी कंट्री के लिए, क्योंकि बच्चों को, बच्चे ही फ्यूचर हैं उस कंट्री का, और जितना ज़्यादा बच्चे पर ध्यान कर लिया जाएगा उन 8 साल तक, क्योंकि अभी हमने देखा ब्रेन का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा रैपिड होता है, मेजर डेवलपमेंट होता है, 85 to 90% डेवलप हो चुका होता है ब्रेन। ठीक है, 6 साल तक। और अर्ली चाइल्डहुड कैन एजुकेशन हमारा स्प्रेड हो रहा है 8 साल तक, फाउंडेशनल स्टेज हमारी स्प्रेड हो रही है 8 साल तक। तो वही पीरियड है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं और बाकी उसको लाइफ टाइम के लिए अच्छा बना सकते हैं उस बच्चे के लिए। तो इन्वेस्टमेंट है एक बहुत अच्छी। Question 33. Foundational literacy and numeracy FLN becomes particularly important during which age range within the foundational stage? FLN कौन से बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं उपयोगी है, वो हम देख लेते हैं। क्या वो 3 से 4 साल के बच्चों के लिए FLN है या फिर 4 से 5? देखिए 4 से 5 तो कोई ऐसा स्लॉट है नहीं, 0 to 3 में बच्चा स्कूलिंग में आ नहीं रहा, तो या तो 3 से 4 या फिर 6 से 8। 3 से 4 भी कोई हमारा स्लॉट नहीं होता। हमारा आंसर है 6 to 8। यानी कि जब बच्चा फर्स्ट टू सेकंड क्लास में है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में है, तब FLN हमारा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बिकम्स पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट, क्योंकि उस टाइम पे उसके हाथ में बुक्स आ गई हैं। फर्स्ट क्लास में बुक्स होती हैं हिंदी की, इंग्लिश की, है ना, और EVS उसमें वो होता है इंग्लिश और हिंदी में ही इंडल्ज कर दिया जाता है। 3 बुक्स होती है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ। तो लिटरेसी एंड न्यूमरेसी तो ज़रूरी हो जाता है ना फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे के लिए। ठीक है, इसलिए 6 to 8 ईयर्स का हमारा जो स्लॉट है उसमें FLN बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। क्वेश्चन 34 हमारा, अप टू एज 3 द होम एनवायरनमेंट इज द सोल प्रोवाइडर ऑफ। 3 साल तक की उम्र तक जो हमारा घर का एनवायरनमेंट है सोल प्रोवाइडर है किस चीज़ का? फॉर्मल एजुकेशन का? नहीं जी, फॉर्मल एजुकेशन तो स्कूल में मतलब घर पे हो ही नहीं सकती। न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, सेफ्टी एंड स्टिमुलेशन, ये बेस्ट ऑप्शन अभी तक का है। आगे देखते हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, कोई टेस्टिंग नहीं हो रही। पीयर इंटरेक्शन भी नहीं होता इतना, ठीक है, वहाँ पे कहाँ बच्चे आए हैं, दोस्त हो सकते हैं, ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता। तो हमारा जो न्यूट्रिशन है, हेल्थ है, केयर है, सेफ्टी एंड स्टिमुलेशन है, उसका बेस्ट है कहाँ पर? होम एनवायरनमेंट सोल प्रोवाइडर है उसका उस टाइम तक, है ना। क्वेश्चन 35 हमारा, द टेक्स्ट रेफर्स टू द एज ऑफ 8 एज अ ट्रांजिशन पॉइंट वेयर चिल्ड्रन बिगिन टू, क्या बिगिन करते हैं चिल्ड्रन? डाइवर्ज इन लर्निंग ट्रेजेक्ट्री। डाइवर्ज मतलब बिखरना, ठीक है, ऐसे डाइवर्ज नहीं कर रहे, वो कन्वर्ज कर रहे हैं। डाइवर्ज होते हुए तो वो आ रहे हैं, वो कन्वर्ज करना है किसी चीज़ में, एक चीज़ में कन्वर्ज कर रहे हैं वो क्या है? कन्वर्ज इन लर्निंग ट्रेजेक्ट्रीज, किसी एक लर्निंग पाथ को वो फॉलो करने वाले हैं 8 साल के बाद। अब ये हमारा है थर्ड पार्ट, इंडियन हेरिटेज, पंचकोश और थिंकर्स का कुछ हम
चर्चा करेंगे इस वाले में पार्ट में। 36 to 60th क्वेश्चन हमारे इसमें होंगे। क्वेश्चन 36 है, विच उपनिषद कॉन्सेप्ट इज रेफर्ड टू एज पंचकोश विकास। पंचकोश विकास का जो कॉन्सेप्ट एनसीएफ में आया है और हमारे स्कूल्स में भी आ चुका है, दिल्ली गवर्नमेंट में साइंस ऑफ लिविंग नाम का एक प्रोग्राम है उसके थ्रू, तो वो कौन सा है उपनिषद का कॉन्सेप्ट? क्या वो 3 फोल्ड डेवलपमेंट है, 5 फोल्ड, 7 फोल्ड या फिर 10 फोल्ड? 5 फोल्ड होता है पंच कोश, 5 कोश है ना। 5 फोल्ड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट उपनिषद से उठाया गया है, ठीक है, और एनसीएफ में लगाया गया है, यूज किया गया है। क्वेश्चन 37, अन्नमय कोश। अब इसमें धीरे धीरे हम इन कोशों की बात कर लेंगे। जो 5 कोश है, अन्नमय कोश होता है हमारा सबसे इनर शीथ होती है हमारी, शीथ होती है लेयर, शीथ्स की बात करेंगे, लेयर की बात करेंगे। जो अन्नमय कोश होता है वो हमारे बॉडी के न्यूट्रिशन से रिलेटेड होता है। अन्न, नाम में ही आपको दिख रहा है अन्न का कोश। विच लेयर? माइंड लेयर, फिजिकल लेयर, इंटेलेक्चुअल लेयर, फिर इनर सेल्फ। फिजिकल लेयर है हमारी, खाने पीने पे, खाने पीने के कोश को, खाने पीने का शीत है ये हमारी अन्नमय कोश। क्वेश्चन 38, which कोश is associated with life force energy and functioning of system like respiratory and digestive system? लाइफ फोर्स, एक हमारा लाइफ फोर्स एनर्जी का कोश है जिसको सीधा सीधा मैं बता देता हूँ, उसको कहते हैं प्राणमय कोश। प्राण, लाइफ, सीधे रिलेट कर सकते हैं। प्राणमय कोश के अंदर क्या होता है, बॉडी की फंक्शंस आते हैं जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, है ना। ये सब जो सिस्टम होते हैं बॉडी के, जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं, है ना। खाना खा लिया मगर ब्रीदिंग नहीं आ रही, खाना खाना किसका पार्ट है? अन्नमय कोश का, है ना। लेकिन उसको डाइजेस्ट करना, उससे एनर्जी लेना, ब्रीदिंग करना, ब्रीदिंग के थ्रू एनर्जी को उसमें आप जानते ही हैं कि ऑक्सीजन आती है, फिर वो ब्लड में एनर्जी को डाला जाता है, फिर वो ब्लड सर्कुलेट करता है एनर्जी को। तो ये सब लाइफ फोर्स है, इनको प्राणमय कोश के अंदर रखा गया है। ये एक लेयर ऊपर है, सेकंड लेयर है ये 5 फोल्ड की। अगली लेयर आ गई हमारी अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन 39, मनोमय कोश, माइंड लेयर, मैप्स टू विच मॉडर्न डेवलपमेंटल डोमेन। कौन सा है ये? मनोमय, माइंड लेयर। फिजिकल डेवलपमेंट है, इमोशनल मेंटल डेवलपमेंट है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है। मन, मनोमय यानी कि इमोशनल, ठीक है, इमोशनल या फिर मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, ठीक है। ये जो थे इनको भी मैं बताता हूँ। अन्नमय होता है शारीरिक विकास, ये होता है प्राणमय विकास, प्राणिक विकास कहते हैं इसको, प्राणिक विकास। ये होता है हमारा शारीरिक विकास, और ये होता है हमारा मानसिक विकास। मनोमय मानसिक, और प्राणमय प्राणिक, और अन्नमय शारीरिक, ठीक है। तो मन की जो लेयर होती है, माइंड की लेयर होती है, ये प्राण में से एक और ऊपर हो जाती है, ये थर्ड लेयर है, ठीक है। सबसे अंदर की लेयर अन्नमय, फिर प्राणमय, फिर मनोमय, ठीक है। थर्ड लेयर पे पहुंच चुके हैं हम, और ये बात करती है हमारे इमोशंस के लिए, हमारी जो स्टेबिलिटी है इमोशंस की, मेंटल स्टेट है हमारी, उसके बारे में ये बात करती है। क्वेश्चन 40, विज्ञान में कोश, विज्ञान में कोश, इंटेलेक्चुअल लेयर, ठीक है। इसको बोलते हैं बौद्धिक विकास, बुद्धि का विकास होता है इसमें। तो आप समझ ही सकते हैं क्या आएगा इसमें, डाइजेशन, पीस, हैप्पीनेस, फिजिकल स्ट्रेंथनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, और भी जितने बुद्धि से रिलेटेड जो भी टर्म्स होंगे वो इसके अंदर आएंगे। विज्ञान में कोश के अंदर इंटेलेक्चुअल लेयर है, ये फोर्थ लेयर है हमारी 5 फोल्ड डेवलपमेंट की, बौद्धिक विकास होता है इस लेयर में। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे ऊपर की लेयर, सबसे ऊपर की शीथ, है ना, आनंदमय कोश, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? इंटेलेक्ट से, इनर सेल्फ से, ब्रीदिंग से या फूड से। ब्रीदिंग हमारा कौन सा लेयर है? प्राण में। फूड अन्न में। इंटेलेक्ट हमारा हो गया विज्ञान में, और ये है हमारा आनंद में, ठीक है। चैतसिक विकास होता है इसको, इसको बोलते हैं चैतसिक विकास। आनंदमय कोश में होता है चैतसिक विकास, ठीक है। अब हमारे चार देख लिए हमने कौन कौन से, शारीरिक विकास,
उसके आगे प्राणिक विकास, फिर हमारा मानसिक विकास, फिर हमारा बौद्धिक विकास, फिर हमारा चैतसिक विकास, चेतना का विकास, हमारे इनर सेल्फ का विकास, ब्लिस। इन सब चीजों से ऊपर है ये लेयर, सबसे ऊपर की लेयर है ये आनंदमय कोश। क्वेश्चन 42, और आयुर्वेदिक हर्ब वॉच, ये एक हर्ब है, ऐसा एनसीएफ में बोला गया है, वाच, यही स्पेलिंग लिखी गई है एनसीएफ के अंदर। इज मेंशन टू इम्प्रूव डाइजेशन, विजन, स्पीच के बारे में बोला गया है कि ये वाली हर्ब आयुर्वेदिक हर्ब है। मुझे तो थोड़ा कंफ्यूजन हुई इस वर्ड को देख के, मगर मैंने कंफर्म करा एनसीएफ में एज इट इज ये स्पेलिंग है, और हर्ब बोला गया है इसको। और ये स्पीच, मेमोरी, डिक्टेशन, टोन एंड क्वालिटी, यानी कि हमारा जो थ्रोट है उस पर काफ़ी इफेक्टिव है, उसको इम्प्रूव करने के लिए। वाक कह सकते हैं इसको, अगर हम संस्कृत में पढ़े तो शायद ये वाक होता, वाक। क्वेश्चन 43, अन्नप्राशन इज संस्कार, यानी ये अन्नप्राशन संस्कार आपने सुना होगा, क्या मार्क करता है अन्नप्राशन संस्कार? द स्टार्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन को मार्क करता है, या फिर फर्स्ट फीडिंग ऑफ सॉलिड फूड, या फिर नेमिंग ऑफ द चाइल्ड, या फिर विजिटिंग द टेम्पल? तो हमारा जो सबसे पहले बच्चा 6 महीने के बाद मदर का दूध जब छोड़कर खाना खाना शुरू करता है, तो उसको अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं, जब वो पहली बार कुछ खाता है। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज में इसको वीनिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें बच्चा धीरे धीरे जो फूड से इंट्रोडक्शन जिसका होता है बच्चे का, फर्स्ट फीडिंग ऑफ सॉलिड फूड। जो मिल्क है वो भी अपने आप में कंप्लीट फूड है, मगर सॉलिड फूड जब दिया जाता है तो भारत में अन्नप्राशन संस्कार के थ्रू उसका शुरुआत होती है। क्वेश्चन 42, विद्यारंभ और अक्षर अभ्यास, ये भी एक तरीके के संस्कार होते हैं। इनमें क्या होता है, फिजिकल एक्सरसाइज होती है, फर्स्ट हेयर कट, ईयर पायर्सिंग, ये भी एक संस्कार है, ये भी हेयर कट भी एक संस्कार के अंदर आता है। लेकिन ये वाला जो हमारा विद्यारंभ है, इसमें बच्चे को जब अक्षरों से, अल्फ़ाबेट से शुरुआत में इंट्रोडक्शन होता है, उसको विद्यारंभ संस्कार कहते हैं, अक्षराभ्यास। ठीक है। क्वेश्चन 45, हु एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट इंडिजीनियस प्री स्कूल इन इंडिया इन 1916? 1916 में पहला प्री स्कूल भारत में किसने एस्टेब्लिश करा? ठीक है, देख लेते हैं क्या वो ताराबाई मोदक थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, गिजुबाई मधेका थे, या फिर महात्मा गांधी थे? तो इसका आंसर है गिजुबाई मधेका। इन्होंने हमारा 1916 में पहला इंडिजीनियस प्री स्कूल एस्टेब्लिश करा। ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपकी पीआरटी के एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये एनसीएफ में दी गई हैं। ठीक है, और एनसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके पीआरटी एग्ज़ाम से कंटेक्स्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 46, विच एजुकेशनल थिंकर एडवोकेटेड फॉर द 3 H, 3 H यानी कि हार्ट, हैंड और हेड, इन तीन के बारे में किस एजुकेशनल थिंकर ने बात करी? क्या वो स्वामी विवेकानंद थे, क्या वो महात्मा गांधी थे, श्री अरबिंदो थे, या फिर जिद्दू कृष्णमूर्ति थे? तो हमारी इसकी बात करी थी हमारे महात्मा गांधी ने, 3H की बात करी थी। हैंड, हार्ट और हेड का कॉम्बिनेशन हमारे एजुकेशन में, डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ कहा था महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन 47, सावित्रीबाई फुले इज नोटेड इन द टेक्स्ट फॉर डेवलपिंग विच सब्जेक्ट्स टू गर्ल्स? जो सावित्रीबाई फुले थी, इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के बारे में बहुत काम करा, स्पेशली मैथमेटिक्स और साइंस के एजुकेशन गर्ल्स को देने के लिए एडवोकेट करा, इन्होंने बहुत काम करा इस चीज़ के लिए, सावित्रीबाई फुले। क्वेश्चन 48, जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उनकी एजुकेशन फिलोसफी क्या एम्फसाइज करती थी? ये पहले इसका आंसर देख लेते हैं, फिर बात करेंगे। लर्निंग फ्रॉम नेचर एंड लाइफ, रोट मेमोराइजेशन, जी गलत। क्लासरूम कन्फाइनमेंट, बच्चों को क्लास में बंद रखना, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ये तो नेगेटिव पॉइंट्स है सारे, इसलिए हमारा इजी हो गया छाटना। लर्निंग फ्रॉम नेचर एंड लाइफ, फील्ड ट्रिप्स, जो रविन्द्रनाथ टैगोर का आश्रम भी है ना शायद कोलकाता में या फिर वेस्ट बंगाल में, उसका नाम मैं भूल गया, तो उसमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे एम्फसाइज करा जाता है कि बच्चों को जो एजुकेशन मिले वो नेचर के पास बिठा कर मिले, बिल्कुल, क्योंकि नेचर अपने आप में ही तरीके से एजुकेट कर सकता है।
ठीक है, और उसके पास में उससे रिलेट करके अगर सब चीज़ें हों तो और भी बेटर हो जाएगी हमारी एजुकेशन। ये कैसे हो सकता है? फील्ड ट्रिप्स के थ्रू, नेचर में क्लासरूम होने के थ्रू, है ना, इन सब चीज़ों के थ्रू। हमारे स्वामी विवेकानंद जो थे, क्वेश्चन 49, डिफाइंड एजुकेशन एज द मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन यानी किसी चीज़ को साकार करना, ऑफ द डैश ऑलरेडी लेटेंट, लेटेंट यानी छिपा हुआ, इन ह्यूमन बीइंग्स, किस चीज़ को साकार कर रहे हैं जो ऑलरेडी छिपा हुआ है? क्या वो नॉलेज है, ट्रू परफेक्शन है, स्किल्स है, डिसिप्लिन है? तो क्या लगता है क्या है हमारे अंदर? हमारी ट्रू परफेक्शन है हमारे अंदर। जिस तरीके से हमारी बॉडी बनी हुई है वो एक एग्जाम्पल है ट्रू परफेक्शन का। इतने सारे ऑर्गन्स, इतने सारे हार्मोन्स, इतने सारा ब्लड बह रहा है, फूड खा रहे हैं, डाइजेस्ट हो रहा है, तो एक तरीके से एक करिश्मा ही है भगवान का, है ना। तो यही ट्रू परफेक्शन विवेकानंद जी ने कहा। वही एजुकेशन, उस जो ट्रू परफेक्शन है उन्हीं उसी का मैनिफेस्टेशन है, उसी के तरफ हम बढ़ना चाहते हैं एजुकेशन के थ्रू, जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी है। ये सब जो थिंकर्स हैं इन्होंने कुछ 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 बोला है, ठीक है, कहा है, बहुत कुछ कहा है, मगर हमें इनका वो होता है ना, एक कोर पकड़ना है कि ये थिंकर की फिलोसफी क्या थी, है ना। तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम देख रहे हैं। क्वेश्चन 50, हु एस्टेब्लिश्ड नूतन बाल शिक्षण संघ, 1925 में ये संघ किन्होंने स्थापित करा? क्या वो गिजुभाई बधेका ने करा, ताराबाई मोदक ने करा, सरोजिनी नायडू ने करा, या फिर एनी बेसेंट ने करा? तो ये करा हमारे ताराबाई मोदक जी ने। ताराबाई मोदक ने नूतन बाल शिक्षण संघ एस्टेब्लिश करा 1925 में, और इन्होंने शायद बालवाड़ी करके भी कुछ इंस्टीट्यूशनल सेटअप करा था, बालवाड़ी। क्वेश्चन 51, श्री औरबिंदो बिलीव्ड द टीचर्स रोल इज टू फिल द चाइल्ड विद फैक्ट्स। बच्चों को फैक्ट से भर दो। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? श्री औरबिंदो। शो द चाइल्ड वेयर नॉलेज लाइज एंड हेल्प इट राइज टू द सरफेस, मोल्ड द चाइल्ड लाइक क्ले, या फिर टेस्ट द चाइल्ड फ्रीक्वेंटली। तो इन्होंने बोला था कि हमें बस बताना है बच्चे को कि नॉलेज कहाँ छिपी हुई है, और वो सरफेस तक बच्चा खुद ले आएगा। शो द चाइल्ड वेयर नॉलेज लाइज, उसको एक्सप्लोर करने दो, ऐसा श्री औरबिंदो ने कहा। तो हर एजुकेशनल थिंकर कुछ ना कुछ हमें गाइड करके गए हैं, उन्हीं चीज़ों पे बारे में हम बात कर रहे हैं। जो जे कृष्ण मूर्ति जिनको कहा जाता है, फिर जिद्दू कृष्ण मूर्ति, स्टेट्स दैट द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू ब्रिंग अबाउट प्रोफेशनल सक्सेस लाना है, फ्रीडम, लव एंड कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी है, नेशनल पावर है, एकेडमिक डिग्रीज है। ये तो कुछ नेगेटिव पॉइंट हो गए, ये भी कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये है हमारा फ्रीडम, लव एंड कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, प्यार, मोहब्बत और आज़ादी आए सोसाइटी में, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, यही एजुकेशन का पर्पस बताया जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी ने। ये आ गया विकासवाड़ी या फिर बालवाड़ी, जो मैं अभी बात कर रहा था। इस सेंटर्ड इन कोसबाड़ वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय ताराबाई मोदक, जिन्होंने अभी हमने देखा नूतन बाल शिक्षण संघ की भी स्थापना की थी। क्वेश्चन 54, the text notes that ancient Indian emphasis on smriti memory has often been misunderstood as, जो स्मृति है, मेमोरी है, उसको बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। उसको क्या समझ लिया जाता था? मेडिटेशन, रोट लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग या प्रेयर? उसको रोट लर्निंग समझ लिया जाता था, ठीक है, कि स्मृति मतलब, मेमोरी मतलब रोट लर्निंग। मगर असली में हमें इस एनसीए में बात करी गई है इसकी स्मृति सिर्फ मेमोरी नहीं होती, वो एक प्रॉपर तरीका है नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने का अपने मन के अंदर। वो कांस्टेंट ड्रिल्स के थ्रू उसको एक कंटेक्स्ट देते हैं हम, अपने जो नॉलेज स्ट्रक्चर है उसको एक कंटेक्स्ट देना, उसको एक फॉर्मेशन देना, तब जाके वो कहीं हम उसको इनकलकेट करते हैं अपने अंदर। तो स्मृति का कॉन्सेप्ट ब्रॉड है, वो रोट लर्निंग नहीं है। क्वेश्चन 55, कौमार भृत्या is a branch of Ayurveda dedicated to surgery, care of children, longevity या फिर डाइट। पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिशियन होते हैं ना, बच्चों के डॉक्टर होते हैं। तो कौमार भृत्या जो है आयुर्वेद
का एक ब्रांच है जो कि केयर ऑफ चिल्ड्रन के लिए डेडिकेटेड है। इसके बारे में एनसीएफ में बात करी गई है। क्वेश्चन 56, ट्रेडिशनल टॉयज लाइक स्पिनिंग टॉप्स एंड फ्लूट्स वर यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट माइथोलॉजी, बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इन प्ले मोड, आर्टिस्टिक स्किल्स या फिर मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। तो हमारे एनसीए में बात करी गई है कि जो ट्रेडिशनल टॉयज थे यानी कि लट्टू, बांसुरी, ये प्ले मोड के थ्रू, इसके थ्रू ही हमारी मोटर स्किल्स को डेवलप कर देते थे, हमारे कॉग्निशन को, स्किल्स को डेवलप कर देते थे इन्हीं खिलौने के थ्रू। जैसे कि आपने लट्टू देखा हो, ये समझिए लट्टू है, ठीक है, की टिप है और ऊपर ऐसा वो आता था इसकी डंडी सी। अब बच्चा इसको पकड़ता था अपनी उंगलियों से और फिर इसको ऐसे गोल 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 घुमाता था। तो जब वो इसको ऊपर से पकड़ के घुमाता था तो उसकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती थी। ऐसी कोई फ्लूट होगी, ऐसे यहाँ बना देते हैं, फ्लूट है, ऐसे होती है ना कटी हुई आगे से, और यहाँ पे होल होती है, यहाँ पे होल्स हैं। तो यहाँ से बच्चा एयर ब्लो करेगा, इनको अगर वो मैनेज करता है अपने फिंगर्स के थ्रू तो भी फाइन मोटर स्किल्स आते हैं। वो अपने एयर जो इसमें ब्लो कर रहा है उसको भी मैनेज कर रहा है, तो उसका हो सकता है ओरल जो उसकी जो वो है बोलने का ढंग में इम्प्रूव हो जाए। फाइन मोटर स्किल्स तो डेवलप हो ही रही हैं। कोई ट्यून बनाता है बच्चा, तो ये सब खिलौने के थ्रू बहुत सारा डेवलपमेंट होता था और ये साइंटिफिक था, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे चलता था, ठीक है। तो हमारे जो ट्रेडिशनल टॉयज थे वो बहुत अच्छे थे आजकल के चाइनीज प्लास्टिक वाले खिलौनों से। क्वेश्चन 57, द गुरुकुल सिस्टम इज प्रेज्ड फॉर एम्फेसाइजिंग। गुरुकुल सिस्टम को तारीफ मिलती है, प्रेज मिलती है किस लिए? रिटन एग्जाम्स के लिए, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, लार्ज क्लास साइज या डिस्टेंस लर्निंग के लिए। तो इसलिए मिलती है। गुरु शिष्य परंपरा बहुत अच्छी होती थी उस टाइम पे, बच्चे गुरु को सौंप दिए जाते थे और गुरु कुछ ना कुछ उनके साथ बेहतर करके उनको सोसाइटी में वापस लाते थे, उनको एक गाइडेंस देते थे कि आप इस प्रोफेशन के लिए, इस वर्क के लिए बेस्ट हैं। उन्हीं उन्हीं लाइन पे उनको सिखाया जाता था और वो अपनी कला में पारंगत हो जाते थे बच्चे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन 58, सेवा इंटीग्रेटेड इनटू एवरीडे लाइफ एनेबल्स द एक्सपीरियंस ऑफ joy of relationship and doing good for the community, hardship, discipline या physical fatigue। सेवा भाव से हमारे अंदर एक खुशी आएगी, एक जॉय ऑफ रिलेशनशिप होगा, डूइंग गुड फॉर कम्युनिटी, जब कम्युनिटी के लिए हम अच्छा करेंगे तो एक हमें अच्छा फीलिंग आएगी, ठीक है। ये है सेवा का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन 59, द एनसीएफ मेंशंस दैट चिल्ड्रन इन इंडियन ट्रेडिशंस आर रेयरली सीन एज। क्या उनको डिवाइन नहीं समझा जाता, या फिर ब्लैंक स्लेट्स नहीं समझा जाता, या फिर एक्टिव लर्निंग नहीं समझा जाता, या फिर सोशल बींग्स? उनको ब्लैंक स्लेट्स नहीं समझा जाता। टेक्स्ट मेंशन करता है, एनसीएफ मेंशन करता है कि वो रेयरली देखे जाते हैं ब्लैंक स्लेट्स की तरह, उनको ब्लैंक स्लेट्स नहीं माना जाता हमारे ट्रेडिशनली भी, अब भी नहीं मानते। What does वाक वाच मीन्स इन संस्कृत? विजडम, स्पीकिंग क्लियरली, साइलेंस या फिर मेमोरी? अभी हमने देखा था आयुर्वेदिक की एक हर्ब के बारे में बात करी गई थी, वाक, तो इसका संस्कृत मीनिंग है स्पीकिंग क्लियरली, ठीक है। तो हम इससे जान सकते हैं कि वो हर्ब हमारे गले के लिए, हमारी स्पीकिंग के लिए कितनी बेनिफिशियल होगी। हमारा ये पार्ट 4 है, पेडागोजी ऑफ प्ले। क्वेश्चन 61 to 85 हम देखेंगे, जिसमें प्ले से रिलेटेड हमारा जो चैप्टर है, इसके अंदर सेक्शन है प्ले का, उसके बारे में देखेंगे हम कुछ क्वेश्चंस को जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ सकते हैं। क्वेश्चन 61, द एनसीएफ स्टेट्स प्ले इज अ चाइल्ड्स पास टाइम, वर्क, हॉबी या रिक्रिएशन। क्या वो प्ले उसकी हॉबी है, रिक्रिएशन है, पास टाइम है, वर्क है? तो सीधा सीधा बोला गया है, बच्चों का काम है खेलना, वर्क। प्ले इज अ चाइल्ड्स वर्क, उसका काम है, वो यही करता है, खेलने दो उसको, है ना। तो सीधा सीधा ये वर्क बोला गया है प्ले को, बच्चे का।
which is not listed as a key aspect of children's play observation. नॉट है यहाँ पे, ठीक है, नॉट लिस्टेड। क्या वो चॉइस है? वंडर, जॉय या फिर साइलेंस? भाई साइलेंस तो नहीं है पार्ट, है ना, साइलेंस पार्ट नहीं है। लिस्टेड एज अ की एस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन प्ले, चिल्ड्रन के प्ले का एस्पेक्ट नहीं है साइलेंस। चॉइस तो है, बच्चा अपनी मर्जी से चूज करता है क्या खेलना है, आपको जबरदस्ती कुछ नहीं खिला सकते उसको, फेंक देगा तोड़ देगा नहीं खेलेगा। वंडर वो करता है, जॉय फील करता है, साइलेंस नहीं है उसका पार्ट। अगर वो अकेले भी खेल रहा है तो कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहेगा, खुद से बात करता रहेगा, है ना, साइलेंस नहीं है। क्वेश्चन 63, इन फ्री प्ले में द रोल ऑफ द टीचर इज डिस्क्राइब्ड एज। अब कुछ प्ले के प्रकार है ना, तो उसमें जो फ्री प्ले है उसमें टीचर क्या करता है? टीचर उसमें कुछ नहीं करता, इनडायरेक्ट उसका वो होता है, डायरेक्ट नहीं करता वो प्ले को, जॉइन द प्ले एक्टिवली नहीं करता, सेटिंग रूल्स नहीं करता, इनडायरेक्टली प्रिपेयर करता है एनवायरनमेंट। वो एक वातावरण देता है बच्चे को खेलने का, और दूर खड़े होके कहीं ऑब्जर्व करता है बच्चे को। फ्री प्ले में बच्चा अकेले खेलता है, टीचर सिर्फ उसको या फिर जो उसके पास है जो भी इंसान सिर्फ उसको एक प्रिपेयर करके दे सकता है एनवायरनमेंट, खिलौने दे दिए, प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दे दिया, बच्चा खेलता रहेगा। इनडायरेक्ट रूल है, ठीक है। क्वेश्चन 64, इफ अ टीचर जॉइंस, अब अगर टीचर ने ज्वाइन कर लिया चाइल्ड प्लेइंग विद क्ले टू हेल्प देम मेक शेप एंड लर्न वोकेबलरी, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। समझो अब एक हो रहा था फ्री प्ले, है ना, बच्चे को क्ले दे दी, वो खेल रहा था, लेकिन तब तक फ्री प्ले था। अब क्या है, टीचर इन्वॉल्व हो गया, है ना, और उसको उसके साथ शेप बनवा रहा है और धीरे धीरे उसको बता रहा है, देखो ये मैंने जो शेप बनाई है इसको ट्रायंगल कहते हैं, या फिर देखो मैंने स्क्वायर बना दिया, स्फेयर बना दिया, बॉल बना दी, ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। तो ये इस तरीके का प्ले हो गया है हमारा। फ्री प्ले तो बात कर ली, ये इसको कहते हैं हम गाइडेड प्ले, ठीक है, गाइडेड प्ले कहते हैं, थोड़ा थोड़ा गाइड करा जा रहा है बच्चे को। स्ट्रक्चर्ड प्ले रिसर्च ये नहीं है, गाइडेड प्ले कहते हैं इस प्ले को, जिसमें टीचर इन्वॉल्व हो जाता है या फिर कोई इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो जाता है बच्चे के साथ और उसको गाइड कर देता है, होता साथ में है, ठीक है, मगर पूरा कंट्रोल नहीं ले रहा, बच्चा खेल रहा है, बस साथ में जाके उसके इन्वॉल्व हो गया, थोड़ा थोड़ा गाइड कर रहा है बच्चे को, ठीक है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन 65, स्ट्रक्चर्ड प्ले। अब ये अगला प्ले का टाइप हो गया स्ट्रक्चर्ड प्ले। इस करेक्टराइज्ड बाय, इसका क्या खास बात है इस प्ले की, स्ट्रक्चर्ड प्ले की? टोटल फ्रीडम फॉर द चाइल्ड, टाइटर बाउंड्री सेट बाय द टीचर एंड स्पेसिफिक रूल्स, नोट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ये तो हो ही नहीं सकता, सॉलिटरी एक्टिविटी ये भी नहीं है, फ्रीडम वाला फ्री प्ले था तो ये है हमारा ये। अब इसमें क्या होता है, टीचर रूल सेट करता है, जैसे क्लास में कुछ प्ले की एक्टिविटी टीचर करा रहा है तो सेट करेगा कि भाई अगर अंताक्षरी खेल रहे हैं तो दो टीम्स में बांट दिए हैं, एक टीम पहले बोलेगी, फिर वो कुछ गाना गाएगी जो इस गाने से अक्षर से एंड होगा, फिर दूसरी टीम उससे गाएगी, पॉइंट्स मिलेंगे, सब टीचर ने जब सेट कर दिया तो स्ट्रक्चर्ड प्ले हो गया। या फिर कोई फिजिकल प्ले हो ग्राउंड में, उसमें अगर टीचर कुछ रूल सेट करता है तो स्ट्रक्चर्ड प्ले कहलाता है, टीचर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है, टीचर एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री सेट कर रहा है कि इस तरीके से खेल खेला जाएगा। लर्निंग तभी भी होगी, है ना, लर्निंग नहीं रुक रही है ना, लर्निंग होगी, मगर इस बार टीचर के जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टीचर अचीव करना चाहता है उसके लिए स्पेसिफिक बाउंड्रीज टीचर सेट कर देता है, और तब स्ट्रक्चर्ड प्ले एग्जिस्टेंस में आ जाता है। क्वेश्चन 66, विच टाइप ऑफ प्ले इज कंसिडर्ड मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज? अगर किसी टीचर को स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज अचीव करनी है, लर्निंग आउटकम अचीव करने हैं, तो कौन सा मोस्ट इफेक्टिव है? तो आपने देखा ही वो है स्ट्रक्चर्ड प्ले, ठीक है, इसमें एक स्ट्रक्चर दे दिया टीचर ने, ठीक है, बच्चों को खेलने का, और अपने तरीके से उसको मोल्ड कर दिया है खेल को। इसको देख लेते हैं हम। क्वेश्चन 67, जोड़ो तोड़ो फिर जोड़ो, डिसमेंटलिंग मेंटलिंग असेंबलिंग इज एन एग्जांपल ऑफ ड्रामेटिक प्ले, एक्सप्लोरेटरी प्ले,
फिजिकल प्ले फिर गेम विद रूल्स किसका पार्ट है, इस तरीके का अगर कोई बच्चा खेल खेल रहा है तो किस तरीके का गेम है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो इस तरीके का जो प्ले होता है क्या वो ड्रामेटिक है, एक्सप्लोरेटरी है, फिजिकल प्ले है या गेम विद रूल्स है। देखिए हमने अभी देखा कि हमने पहले गेम्स को बांटा था, प्ले को बांटा था फ्री प्ले, गाइडेड प्ले, प्ले और स्ट्रक्चर्ड प्ले में, ठीक है। अब ये हम वो थे 3 तरीके के प्ले, अब उन 3 तरीके के प्लेस को भी हम अलग अलग उसमें बांटा है कि किस तरीके से खेला जा रहा है ना। इसके लिए अभी के लिए हम इसका देख लेते हैं, ये है हमारा एक्सप्लोरेटरी प्ले, ठीक है। इस तरीके के प्ले को हम एक्सप्लोरेटरी प्ले कहते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ दिखाता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, इसको हम पहले तो इसका ऊपर वाला पेज हम देखते हैं, एनसीएफ की डॉक्यूमेंट है फ्री प्ले, ठीक है। इसको दिखा देता हूँ, एक मिनट। फ्री प्ले, गाइडेड प्ले और स्ट्रक्चर्ड प्ले, 3 तरीके के प्ले हमने देखे। इसमें रोल्स चाइल्ड लेड, टीचर लेड। स्ट्रक्चर्ड प्ले में टोटली टीचर ने टेक ओवर कर लिया था। इसमें चाइल्ड डायरेक्टेड था पूरा, इसमें टीचर सपोर्टेड था गाइडेड में, जिसमें मैंने बोला प्ले को प्ले करते टाइम टीचर आ जाता है बीच में, कुछ कुछ सपोर्ट करता है। इसमें टोटली टीचर लेड था, ठीक है। ये 3 तरीके के प्ले हमने देखे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में अच्छे से देख लेना। इसके अलावा इन प्लेस को उसके बाद टाइप्स ऑफ प्ले दोबारा बांटा गया, सम इलस्ट्रेटिव बट स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्ले। और इनको क्या बोला गया था, ये प्ले चिल्ड्रन शुड बी बैलेंस, ये भी टाइप्स ऑफ प्ले हैं। इनकी हेडिंग एक बार देख लेता हूँ, इनको क्या बोला गया है। वेज इन विच प्ले इज ऑर्गेनाइज्ड, फ्री प्ले, गाइडेड प्ले और स्ट्रक्चर्ड प्ले हैं। वेज इन विच प्ले कैन बी ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड प्ले को डायरेक्टेड प्ले भी बोला जाता है, टीचर डायरेक्ट करता है। अब ये हैं प्ले के प्रकार, ये हैं स्पेसिफिक एग्जांपल्स, टाइप्स ऑफ प्ले। वो था वेज इन विच प्ले इज ऑर्गेनाइज, किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है, और ये प्ले के प्रकार। इसमें ड्रामेटिक प्ले या फैंटेसी प्ले में क्या होता है, बच्चा नाटक करता है, जैसे घर में नहीं खेलते डॉक्टर डॉक्टर खेल रहा है, या फिर टीचर बन गया बच्चा, टीचर बन जाते हैं लड़कियां ज़्यादातर, है ना। तो घोड़ा बन के घूम रहा है, या फिर और इसमें एग्जांपल है झांसी की रानी, रानी चन्नम्मा, छोटा भीम बन गया, शक्तिमान बन गया बच्चा, स्मॉल सिक्स से हॉर्स को ड्रामेटाइज कर रहा है, तो इसको ड्रामेटिक प्ले या फिर फैंटेसी प्ले कहते हैं। एक जो क्वेश्चन अब अभी देख रहे थे, जोड़ो तोड़ो फिर जोड़ो, तोड़ना और जोड़ना, क्लॉक, टॉयलेट, फ्लश, ट्राइसिकल, तोड़ना और जोड़ना, इसको कहते हैं एक्सप्लोरेटरी प्ले। इसमें ज़्यादातर बच्चा एक्सप्लोर करता है घर की चीज़ों को तोड़ फोड़ कर, मैग्नेट को, मैग्नीफाइंग ग्लास को, या फिर कोई टॉर्च होगी उसको खोल देगा, रिमोट के सेल निकाल लेगा, ये सब चीज़ें जब करता है बच्चा, दाल मिक्स कर दी, डब्बा खोल दिया, चीज़ें तोड़ दी, है ना। सैंड प्ले, वाटर प्ले, ये होते हैं एक्सप्लोरेटरी प्ले। इसके बाद आता है हमारा स्मॉल वर्ल्ड प्ले, ये एक बड़ा एक अच्छा टाइप का प्ले, बहुत खेलते हैं बच्चे, एनवायरनमेंट प्ले भी बोलते हैं। इसमें बच्चा रियल वर्ल्ड का मिनिएचर ले लेता है, जैसे किचन सेट, फर्नीचर सेट, ये सब सेट ले ली, डॉक्टर सेट, और फिर उसके साथ खेलता है। इसमें नेचर वॉक भी आती है, इसलिए एनवायरनमेंट प्ले भी करता है। जब नेचर में वॉक करके बच्चा कुछ सीखता है तो उसको एनवायरनमेंट प्ले भी बोल दिया जाता है। स्मॉल वर्ल्ड प्ले आप याद रखोगे, जब वर्ल्ड को स्मॉल कर लिया, उसमें मिनिएचर के साथ खेल रहा है दुनिया के। फिजिकल प्ले, इन सब चीज़ें जब वो फिजिकली करता है, हाँ, प्ले ग्राउंड में बैलेंसिंग गेम्स, आउटडोर प्ले, मूवमेंट, क्या कर रहा है वो एक्सप्लोर कर रहा है बॉडी को इन सब के थ्रू, तब उसको फिजिकल प्ले बोला गया। और लास्ट में गेम्स विद रूल्स, कुछ गेम्स होते हैं रूल्स के, जैसे लूडो खेल रहा है, हॉप स्कॉच खेल रहा है, स्नेक एंड लैडर, सांप सीढ़ी खेल रहा है, टैग, स्पिनिंग टॉप्स, लट्टू, मार्बल्स के साथ, कोकला छिपाकी पिट्ठू, है ना। ये सब जब वो खेल रहा है तब वो रूल्स वाले गेम खेल रहा है। तो अब मुझे लग रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है, आपको थोड़ा बेटर लगेगा इन सब क्वेश्चंस में।
तो जोड़ो तोड़ो फिर जोड़ो, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। एक्सप्लोर कर रहा है ना, एक्सप्लोरेटरी प्ले हो गया हमारा। क्वेश्चन 68 हमारा है, होप्स कोच किट किट खेल रहा है। तो होप्स कोच अभी हमने देखा था गेम्स विद रूल्स, ठीक है। क्वेश्चन 68 अब आसानी से आप जवाब दे पाएंगे, ठीक है। यूजिंग अ स्टिक एज अ हॉर्स टू ड्रामेटाइज अ स्टोरी, ड्रामेटाइज कर रहा है, ड्रामेटिक प्ले हो गया, फैंटेसी प्ले हो गया, है ना। नेचर वॉक, आइडेंटिफाइंग ट्रीज एंड इंसेक्ट्स, फॉल अंडर एनवायरनमेंट या फिर स्मॉल वर्ल्ड प्ले, इसके अंदर आ जाएगा जब वो एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर कर रहा है प्ले के थ्रू। इन द प्ले बेस्ड लर्निंग करिकुलम, हु लीड्स द एक्टिविटी इन गाइडेड प्ले, गाइडेड प्ले में एक्टिविटी कौन लीड कर रहा है, कौन था गाइडेड प्ले में लीडर। एक था फ्री प्ले, फिर गाइडेड प्ले, फिर स्ट्रक्चर्ड प्ले। इसमें गाइड कौन था, द टीचर डायरेक्ट कर रहा था इसमें, या फिर द चाइल्ड था विद एक्टिव एडल्ट फैसिलिटेशन, या फिर प्रिंसिपल था, या फिर नो वन था। तो इसमें हमें एक बार दोबारा देखते हैं कौन था, कि वो चाइल्ड लेड था या फिर टीचर लेड था। आई थिंक वो चाइल्ड लेड ही था, एक बार इसको कंफर्म करते हैं दोबारा, है ना। दोबारा देखते हैं, चाइल्ड लेड है, टीचर सपोर्टेड है, गाइडेड प्ले टीचर सपोर्टेड है, मगर चाइल्ड लीड अभी भी चाइल्ड ही कर रहा है। ये इसमें दोनों चीज, डायरेक्शन भी उसकी टीचर की, मतलब बच्चे की, और खेल भी बच्चा गिरा है। इसमें सपोर्ट आ गया टीचर का, मगर लीड अभी भी बच्चा ही कर रहा है। एक ही प्ले है जिसमें टीचर लीड करता है, वो है स्ट्रक्चर्ड प्ले, ठीक है। इसका आंसर हमारा हो गया चाइल्ड। एक्टिव एडल्ट फैसिलिटेशन कर रहा है, मगर गाइडेड प्ले में भी बच्चा ही लीड कर रहा है, चाइल्ड लेड। कौन सा प्ले है जिसमें टीचर लीड करता है, ओनली एंड ओनली स्ट्रक्चर्ड प्ले। जेरोम ब्रूनर का स्पाइरल करिकुलम जो है वो सजेस्ट करता है टीचिंग कॉम्प्लेक्स आइडियाज एट अ सिंप्लीफाइड लेवल फर्स्ट देन रिविजिटिंग देम, पहले ही आंसर आ चुका है। स्पाइरल करिकुलम क्या कहता है कि एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार आता है, मगर वो जब वो दोबारा आता है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आता है, 3 बार आएगा तो और कॉम्प्लेक्स होके आएगा, ठीक है। जैसे कि हम अर्थ के बारे में जानते हैं या फिर ज्योग्राफी सीखते हैं, तो शुरू में इतनी बारीकी से नहीं सीखते, शुरू में हमने रिवर्स के बारे में सीखा, फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ड्रेनेज सिस्टम सीखेंगे, और ज़्यादा नदी हो जाएंगी किस तरीके से बनी, और ज़्यादा हाई लेवल पे जाएंगे तो और बारीकियों में जाएंगे कि क्या सोर्स है, क्या डिफरेंस है रिवर्स का। इस तरीके से स्पाइरल करिकुलम यही बताता है कि शुरू में एक कॉन्सेप्ट को इनिशियली हल्के लेवल पे सीखते हैं, फिर उसको रिविजिट करते हैं हायर कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है। क्वेश्चन 43, वाई गॉड्स की व्यूड चिल्ड्रन एज एक्टिवली एंगेज इन सॉलिटरी। वाई गॉड्स की जो थे वो सोशलाइजेशन को ज़्यादा वो करते थे, हर चीज़ में सोशलाइजेशन दिखता था इनको, तो सॉलिटरी लर्निंग तो हो नहीं सकती। रोड मेमोराइजेशन, फिजिकल एक्सरसाइज ओनली। आंसर है इसका सोशल एंड कल्चरल एक्सपीरियंस गेन कर रहा है चिल्ड्रन एक्टिवली, जब वो कुछ भी कर रहा है इनके अकॉर्डिंग, तो वो सोशलाइजेशन हो रही है उसकी। क्वेश्चन 74, पियाजे एम्फसाइज दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज बाय लिसनिंग टू लेक्चर्स। ये है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। बच्चे के पास एक कॉन्सेप्ट होता है, समझिए बिल्ली का, ठीक है, मगर जब उसने अलग अलग रंग की बिल्ली देखी, नई चीज़ें ऐड कर ली, अकोमोडेट कर ली, है ना। बिल्ली काट भी सकती है, एक दिन उसको पता चला, वो भी चीज़ उसने जोड़ ली। तो ऐसे धीरे धीरे करके वो बिल्ली के बारे में कॉन्सेप्ट उसका ब्रॉड होता चला जाएगा विद टाइम। तो इसको एसिमुलेशन और एकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है। इसके थ्रू बच्चा लर्निंग कंस्ट्रक्ट करता है अकॉर्डिंग टू पियाजे। क्वेश्चन 75, विच प्ले टाइप अलाउज चिल्ड्रन टू डिसाइड व्हाट हाउ एंड हाउ लॉन्ग टू प्ले। ठीक है, इसमें तो सीधा सीधा फ्री प्ले, उसमें बच्चा अपनी मर्जी का मालिक होता है। 76, a teacher asking children to create a story by adding a line each is an example of। फ्री प्ले नहीं है ये, टीचर गाइड कर रहा है, गाइडेड प्ले भी नहीं है, क्योंकि टीचर ने रूल सेट कर लिए, इसलिए स्ट्रक्चर्ड प्ले है, ठीक है। ये आइडिया भी टीचर का था और वो रूल्स भी टीचर ने सेट कर दिए, तो इसे स्ट्रक्चर्ड प्ले है ना।
Question 77. The text states that conversations, poems, stories help children build on their natural sense of fear, curiosity, rhythm या फिर hunger. Curiosity की नेचुरल सेंस होती हैं, उन्हीं को वो होता है, बिल्डअप होती हैं ये सब चीज़ें. फिजिकल प्ले इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग ग्रॉस मोटर स्किल, फिटनेस एंड बैलेंस. ठीक है, फिजिकल प्ले में ये ज़्यादा उसमें आ जाता है फोकस. मेकिंग टीन मेकिंग टी इन अ डॉल हाउस इन्वॉल्व्स द चाइल्ड एक्सरसाइज. बच्चे खेलते हैं ना, तो इसमें क्या होगा? इज द चाइल्ड एक्सरसाइजिंग चॉइस, कंपल्शन, रोड लर्निंग या साइलेंस. हमने शुरू में देखा था चॉइस भी प्ले का पार्ट थी. हमने देखा था ना, जब जिसमें हमने बोला था साइलेंस नहीं है ना, उसमें चॉइस था, कंपैशन था, एक चीज़ और थी. तो बच्चे की चॉइस होती है प्ले में क्या खेलेगा वो. तो बच्चा अगर चाय बनवा रहा है तो बनाने दो उसको, उसकी चॉइस है कि चाय ही बनेगी, नींबू पानी नहीं बनेगा. मेकिंग टी इन द डॉल हाउस, डॉल हाउस में ही बनेगी चाय. ठीक है. Question 80. The text states that children learn best when they are tested often, respected, valued and fully involved. Disciplined, strictly given homework. तो इसका आंसर हमें दिख रहा है. बच्चों की इज्जत करो, वैल्यू करो, इन्वॉल्व करो. ठीक है, अगर आप टेस्ट ले रहे हो, ठीक बात है टेस्ट लेना, लेकिन डांट पड़ रही है, डिसगस्ट करा जा रहा है बच्चे को, अपमानित करा जा रहा है, तो टेस्ट भी फ़ायदेमंद नहीं होंगे. तो रिस्पेक्ट, वैल्यू और फुली इन्वॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी है. टेस्ट भी लो, है ना, डिसिप्लिन भी रखो, होमवर्क भी दो, मगर इनमें सबसे बेस्ट हमारा ऑप्शन था ये बी. क्वेश्चन 81. गाइडेड प्ले इज डिस्क्राइब्ड एज टीचर डायरेक्टेड, चाइल्ड डायरेक्टेड, टीचर सपोर्टेड, चाइल्ड डायरेक्टेड, टीचर एब्सेंट, टीचर एनफोर्स. टीचर एब्सेंट तो नहीं होता, एनफोर्स नहीं करता. टीचर डायरेक्टेड में, टीचर डायरेक्टेड सिर्फ कौन सा होता है? स्ट्रक्चर्ड प्ले. तो गाइडेड प्ले होता है चाइल्ड डायरेक्टेड, टीचर सपोर्टेड, टीचर सपोर्ट कर रहा है बस. ठीक है, चाइल्ड लीड कर रहा है. क्वेश्चन 82. स्मॉल वर्ल्ड प्ले इन्वॉल्व्स यूजिंग, क्या यूज होता है स्मॉल वर्ल्ड प्ले में? लार्ज आउटडोर इक्विपमेंट नहीं यूज होता है क्या? मिनिएचर एनिमल्स, फर्नीचर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, रीडिंग बुक्स, ये होता है यूज. मिनिएचर, स्मॉल कर देते हैं वर्ल्ड को हम. क्वेश्चन 83. द टेक्स्ट सजेस्ट दैट प्ले हेल्प्स चिल्ड्रन टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड, अवॉइड वर्क, वेस्ट टाइम या compete with अदर्स. तो प्ले से बच्चा सेंस बनाता है दुनियादारी की. ठीक है. विच एक्टिविटी is suggested to help children relax and calm down? Solving math problems, playing outside, sitting still या writing exams. हम देखने में अजीब लगेगा, मगर बच्चा खेलने से रिलैक्स होता है. ठीक है, खेलने से ज़्यादा रिलैक्स होगा सिटिंग स्टिल से भी, ऐसा एनसीएफ कह रहा है. इन स्ट्रक्चर्ड प्ले हु प्लान्स द एक्टिविटी? टीचर. इसमें सारे रोल टीचर ले लेता है, बच्चा बस पार्ट होता है प्ले का. अब देखते हैं हमारा पार्ट 5, लास्ट पार्ट है हमारा 100 क्वेश्चन तक. इसमें है इंस्टीट्यूशनल कंटेक्ट, क्राइसिस एंड पॉलिसीज. द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS वॉज लॉन्च्ड इन 1975 में लॉन्च हुई थी ये स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम. Anganwadis as described as having worked with great success in एजुकेशनल एस्पेक्ट्स, हेल्थ फॉर मदर्स एंड इन्फेंट्स, प्राइमरी एजुकेशन, न्यूट्रिशन के लिए. तो कहा जाता है कि जो आंगनवाड़ी है उन्होंने हेल्थ में तो बहुत अच्छा काम करा. पोलियो की ड्रॉप्स देना बच्चों, जच्चा बच्चा की देखभाल करना, है ना, उनको टीके दिलवाना, इन सब में तो बहुत अच्छा काम करा, मगर जो वो एजुकेशन देने के लिए भी बनी थी उसमें काम नहीं कर पाई. ग्रेट सक्सेस हुई हमारी इनकी हेल्थ केयर फॉर मदर्स एंड इन्फेंट्स में. Private preschools are criticized for functioning as play-based center, डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ स्कूल, कम्युनिटी हब्स या फिर हेल्थ सेंटर. इनको बोला जाता है डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ स्कूल्स है. ये अपने आप में इनका अस्तित्व होना चाहिए था, मगर ये प्राइवेट प्री स्कूल जो है वो डाउनवर्ड एक्सटेंशन बन चुके हैं कि एक एडिशनल है स्कूल का. हमारे आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, आपने सुना भी होगा, ये बच्चा बैठना सीख जाए, बच्चा बैठना सीख जाए प्री स्कूल में. अगर बैठना सीखना वो नहीं था, और भी बहुत चीज़ें होनी थी जो कि नहीं हो पाई, है ना. तो इनको डाउनवर्ड एक्सटेंशन बोल दिया गया है स्कूल का, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट प्री स्कूल्स को.
निपुण भारत एम्स टू अचीव FLN बाय ग्रेड 3 बाय द ईयर 2026-27 है शायद। वैसे तो ये एक्सटेंड होता रहता है, 2030 भी कहीं कहीं बोला गया है। अभी के लिए 2026-27 इसकी डेडलाइन आई है। विद्या प्रवेश क्या है? इज अ मॉड्यूल डिजाइन फॉर चाइल्ड एंटरिंग ग्रेड 1, चाइल्ड एंटरिंग प्री स्कूल, टीचर्स या पेरेंट्स। ये इनके लिए होती है विद्या प्रवेश, जो बच्चे ग्रेड 1 में आते हैं ना, इनके लिए शायद 1 महीने के या कुछ के लिए ये मॉड्यूल चलता है विद्या प्रवेश का। ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ विद्या प्रवेश इज 1 मंथ। ठीक है। बाल वाटिका इज अ प्रिपरेटरी क्लास फॉर चिल्ड्रन प्रायर टू एज 5, है ना। एज 3 से पहले तो स्कूल ही नहीं है वो। आफ्टर क्लास 1 के बाद बाल वाटिका कहाँ से आई? इन आंगनवाड़ी, यही है भैया इसका। प्रायर टू एज 5 यानी कि क्लास 1 से पहले ही तो बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 ऐसे करके क्लासेस आने वाली हैं 2000 कब से? 2026-27 से। Text states that 36% of children under age 5 in India are stunted, which is a sign of स्टंटेड है यानी कि इनकी हाइट छोटी है। इस ये कारण है क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन का, ऐसा कहा गया है एनसीएफ में। क्रॉनिक यानी कि बहुत लंबा चलने वाला, अंडर न्यूट्रिशन से बच्चे छोटे रह गए हैं, है ना, स्टंटेड रह गए हैं, हाइट नहीं बढ़ पाई। अब एक है वेस्टिंग, एक स्टंटेड सीख लिया हमने, एक है वेस्टिंग। इसमें टू थिन फॉर हाइट, वो बहुत पतला है अपने लंबाई के हिसाब से। ये है साइन एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन का। तो आप देख लेना, इसमें है क्रॉनिक, इसमें है एक्यूट, और ये एनसीएफ में आपके में दी गई हैं दो चीज़ें, वेस्टिंग और स्टंटिंग। स्टंटिंग में क्या है, बच्चे की हाइट कम रहेगी, और इसमें क्या है, हाइट के अकॉर्डिंग वेट कम रह गया वेस्टिंग में। इसको आप ऐसे याद रखेंगे, वेस्ट कम रहेगी, उसकी कमर पतली रह गई, इस तरीके से आप याद रह जाएगा आपको वेस्टिंग। अगला है द नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी 2013। ये ECCE की पॉलिसी जो 2013 में आई थी, वो फर्स्ट पॉलिसी एक्सक्लूसिवली फॉर चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स। ठीक है। उस पॉलिसी में 6 साल तक ECCE को माना गया था, अब 8 साल तक मान रहे हैं एनसीएफ के अकॉर्डिंग। The text notes that most early childhood education is delivered currently in कहाँ पे? गवर्नमेंट स्कूल्स में, या फिर आंगनवाड़ी एंड प्राइवेट प्री स्कूल्स में, या फिर NGOs में, या फिर होम स्कूलिंग में। मोस्ट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन हमारे होम स्कूलिंग में नहीं, कहाँ हो रही है? गवर्नमेंट स्कूल्स में ही हो रही है। प्लीज ये जो हो रही है हमारी मोस्ट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ठीक है। या फिर इसको आप आंगनवाड़ी और प्राइवेट प्री स्कूल्स ही कर लीजिए, है ना। क्योंकि वैसे तो आंगनवाड़ी और प्राइवेट प्री स्कूल्स अपना जो एम है उसको पूरा करने में छूट गए हैं, मगर फिर भी जिम्मेदारी इन्हीं की थी। इसलिए जो मोस्ट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है डिलीवर कर रहे हैं, फिर भी यही कर रहे हैं। ठीक है। वैसे तो इनका एम बहुत हाई था, सब कुछ हो जाना चाहिए था, मगर आंगनवाड़ी को बोल दिया गया कि हेल्थ केयर पर ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, और प्राइवेट प्री स्कूल्स को बोला गया एनसीएफ में कि डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ स्कूल्स हैं। मगर फिर भी एनसीएफ ने माना है, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, कि इनको माना है मोस्ट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन डिलीवर करने के लिए। ठीक है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन 97। अ मेजर सोर्स ऑफ द लर्निंग क्राइसिस, लर्निंग की जो क्राइसिस है हमारे भारत में, इज दैट चिल्ड्रन एंटर ग्रेड 1 with limited experience of ECC, without uniform, without books, या without knowing English। अब हुआ क्या, ग्रेड 1 में जो बच्चे आने थे वो आने थे 3+ एज के, है ना। मगर 3+ एज तक 3 साल तो ECC के निकल गए, मगर उनको बोला गया कि उनको वो ECC की केयर मिली ही नहीं, ठीक से एक्सपीरियंस मिला ही नहीं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का। उनकी मोटर स्किल्स ही डेवलप नहीं हो पाई, उनकी जो लैंग्वेज स्किल्स ही डेवलप नहीं हो पाई, उनको बेसिक जो लिटरेसी न्यूमरेसी है वो आई नहीं थोड़ी बहुत भी। तो इसलिए वो लिमिटेड एक्सपीरियंस है, यही मेजर सोर्स है लर्निंग क्राइसिस का। जब वो ग्रेड 1 में आएंगे फर्स्ट क्लास में, उनको बुक मिल जाएगी, है ना। फर्स्ट क्लास में बुक होती है NCERT की या किसी भी और पब्लिशर की,
वो कैसे पढ़ेंगे उसको, है ना। तो ये एक लर्निंग क्राइसिस है। Question 98. The text states that the primary medium of instruction in the foundational stage should optionally be the child's home language. अब कहाँ से उनको एकदम आप इंग्लिश या कुछ और भाषा सिखाएंगे, जो भी है उसका मदर टंग होनी चाहिए एकदम शुरू में। Question 99. NEP 2020 articulates a clear goal that every child must have access to quality education, early childhood care and education by 2030 है शायद, इसको एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। 2030 मान लीजिए आप, इसका नहीं 2025 है, ठीक है। 2020 की पॉलिसी का 25 एम था, मगर 25 तो निकल चुकी एम। अब इसको क्योंकि इम्प्लीमेंट होते होते इतनी टाइम लग गया कि मुझे लगा कि 2030 होगी, मगर इसका जो टारगेट था वो 2025 ही था। अब 2022 में एनसीएफ आया, मगर अभी तक भी वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। कुछ चीज़ें एनसीएफ की अप्लाई होने अब लग गई हैं, मगर धीरे धीरे बहुत टाइम लग जाएगा एनसीएफ को अप्लाई होने में। जैसे कि एग्जाम्पल है, एनसीएम में कहा गया है 5+3+3+4, मगर वो स्ट्रक्चर अभी तक भी अप्लाई नहीं हुआ है, क्योंकि एक साल प्री स्कूलिंग की बढ़नी है। अभी तक नर्सरी केजी होती है, मगर अब 3 क्लासेस होंगी, प्री स्कूल 1, प्री स्कूल 2, प्री स्कूल 3, या फिर नर्सरी केजी और प्री केजी, एक तरीके से 3 होनी है। अभी तक 2 हैं, वो अगले सेशन से अप्लाई होना है 2026-27 से। और इनमें क्या बोला है कि 2025 तक एम था उनका, है ना, मगर अभी तक ये नहीं साकार हुआ, तो बढ़ जाती है भैया डेडलाइन। क्वेश्चन 100. इन्वेस्टिंग इन क्वालिटी अर्ली एजुकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेलफेयर कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट नॉट अ कॉस्ट। इसको इन्वेस्टमेंट बोला गया, कॉस्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। किस में अप्लाई करना? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है ECC में इन्वेस्ट करना। तो इसके साथ हमने अपना चैप्टर 1 जो है ये वाला, इसका चैप्टर 1 का शुरू में हम जाएंगे। कहाँ गया, इसके इंडेक्स में चलते हैं हम। कहाँ गया, ये आ गया। ये पूरा हमने आज कर लिया है कवर, डन, ठीक है। पहला चैप्टर डन हो गया हमारा 100 क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। आगे की वीडियोस में भी हम कोशिश करेंगे जल्दी एनसीएफ कवर हो जाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ कमेंट्स आपको करने हैं, कुछ सुझाव, कुछ सजेशन, तो आप दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।